हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद गुनगुन। तो आज हम बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 7 का रिवीजन करने वाले हैं, जिसका नाम है निर्देशन यानी डायरेक्टिंग। तो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस लेक्चर। तो निर्देशन का अर्थ पहले समझते हैं। निर्देशन का अर्थ क्या होता है? तो निर्देशन का अर्थ निर्देश देने तथा व्यक्तियों के कार्य में मार्गदर्शन करने से है। निर्देशन व्यक्तियों को आदेश देने, मार्गदर्शन, परामर्श, अभिप्रेरित तथा कुशल नेतृत्व प्रदान करने की प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति करना है। यानी कि डायरेक्ट करने के लिए हमें उनको कैसे मार्गदर्शन करना है, उनकी कैसे सलाह देनी है, उनको कैसे मोटिवेट करना है, उनका कुशल नेतृत्व, लीडरशिप कैसे करनी है उनकी, तो ये हमें डायरेक्टिंग में करना होता है। फिर आता है निर्देशन की विशेषताएं। तो निर्देशन क्या करता है? क्रिया को प्रारंभ करता है। अब तक हमने क्या किया है? प्लानिंग कर ली, फिर हमने ऑर्गेनाइज कर लिया चीज़ों को, कैसे क्या काम करना है, फिर हमने उस काम को करने के लिए लोगों को नियुक्त भी कर लिया, नियुक्तिकरण कर ली। उसके बाद हमारा डायरेक्टिंग आता है, जो कि हमें जो कर्मचारी है उनको डायरेक्ट करना होता है कि आपको कैसे काम करना है। तो निर्देशन क्या करता है? क्रिया को प्रारंभ करती है। निर्देशन प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर निष्पादित होता है। यानी कि जो प्रबंधक होते हैं वो क्या करते हैं? अपने कर्मचारियों को निर्देशित करते हैं। और ये क्या है? एक अधीनस्थ अधिकारी के बीच जहाँ पर संबंध होता है वहाँ पर निर्देशन किया जाता है। निर्देशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और निर्देशन ऊपर से नीचे की तरफ प्रवाहित होती है। यानी कि जो अपना श्रेष्ठ होता है वो अपने अधीनस्थ को क्या करता है? निर्देश देता है, ना कि जो अधीनस्थ होता है वो अपने श्रेष्ठ को। तो ये क्या है? नीचे की तरफ प्रवाहित होता है, यानी कि जो श्रेष्ठ है वो अपने अधीनस्थ को आदेश देता है। फिर आता है निर्देशन का महत्व। निर्देशन क्या करता है? क्रिया को शुरू करता है, समूह गतिविधि को एकत्रित करता है, यानी कि सभी कर्मचारियों को एक उद्देश्य के लिए क्या करता है? तैयार करता है कि हमें ये उद्देश्य प्राप्त करना है और इसके प्रति हमें काम करना है। फिर आता है अभिप्रेरणा के साधन। मोटिवेशन के साधन भी इसमें दिए जाते हैं। ये परिवर्तनों को लागू करना संभव बनाता है। यानी कि कुछ कर्मचारी, कुछ व्यक्ति होते हैं जो कंपनी में कोई परिवर्तन होता है तो उसका विरोध करते हैं, तो ये क्या करता है? परिवर्तनों को लागू करना संभव बना देता है। फिर आता है ये संगठन में संतुलन स्थापित करता है। फिर हमारे पास है निर्देशन के सिद्धांत। ये जब मैंने अपने ये नोट्स बनाए थे तो ये मॉडल पेपर 2025 में आए हुए थे। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन से सिद्धांत है? अधिकतम व्यक्तिगत योगदान, यानी कि व्यक्ति के अधिकतम योगदान तक उसका उसको उसके योगदान तक उसका काम करवाया जाए। फिर आता है संगठनिक उद्देश्यों में तालमेल। यानी कि जो व्यक्ति के व्यक्तिगत उद्देश्य है और संगठनात्मक उद्देश्यों में तालमेल होना चाहिए। व्यक्ति का व्यक्तिगत उद्देश्य क्या हो सकता है? जैसे कि उसकी सैलरी बढ़नी चाहिए। और संगठनिक उद्देश्य यानी संस्था का उद्देश्य क्या हो सकता है? कि उसको लाभ मिलना चाहिए। तो दोनों में क्या होना चाहिए? तालमेल होना चाहिए। फिर आता है आदेश की एकता। यानी कि एक व्यक्ति को एक व्यक्ति से ही आदेश लेना है और उसके प्रति ही उत्तरदायी जवाब देना उसको। निर्देशन तकनीकों की उपयुक्तता। तकनीक का उपयोग करके निर्देशन करना है। प्रबंध के संप्रेषण, अनौपचारिक संगठन का प्रयोग और नेतृत्व। और आठवां हमारा अनुसरण करना। ये हमारे निर्देशन के सिद्धांत हैं। फिर नेक्स्ट आता है निर्देशन के तत्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पर्यवेक्षण क्या है। और निर्देशन के तत्व हमारे चार होते हैं: पर्यवेक्षण सुपरविजन, अभिप्रेरणा मोटिवेशन, नेतृत्व लीडरशिप और संप्रेषण कम्युनिकेशन। तो हम पढ़ते हैं पर्यवेक्षण क्या होता है। तो सुपरविजन है, सुपर प्लस विजन। सुपर यानी उत्तम, प्लस दृष्टि, विजन यानी दृष्टि रखना, यानी कि कर्मचारियों पर, कार्य पर उत्तम दृष्टि रखना कि वो कैसा काम कर रहे हैं। तो पर्यवेक्षण क्या हो गया? उत्तम प्लस दृष्टि, कर्मचारियों के कार्य पर उत्तम दृष्टि रखना। इसका अर्थ है अधीनस्थों द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण तथा ये निश्चित करने के लिए कि संसाधनों के अधिकतम प्रयोग एवं कार्य लक्ष्यों को पूरा करने हेतु अधीनस्थों को आवश्यक निर्देश देना है। फिर आता है पर्यवेक्षण के महत्व। इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा पर्यवेक्षक श्रमिकों के लिए क्या करता है? मार्गदर्शक, मित्र, एक दार्शनिक के रूप में कार्य करता है। और सेकंड पॉइंट है पर्यवेक्षक प्रबंधक तथा श्रमिकों के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है। कैसे? जैसे ये हमारा सुपरवाइजर है, वो क्या करेगा कि जो लेबर यानी कर्मचारी की जो समस्याएं हैं वो अपने पास लेगा और किसको बताएगा? मैनेजर को बताएगा। श्रमिकों की समस्या बताता है और मैनेजर की जो भी विचारधाराएं हैं वो सुपरवाइजर किसको बताएगा? लेबर यानी कि कर्मचारी को प्रबंध के विचार बताता है। इस तरह से ये क्या करता है? श्रमिकों और जो श्रमिक है और जो मालिक प्रबंधक है उनके बीच में क्या करता है? कड़ी के रूप में कार्य करता है। फिर आता है अभिप्रेरणा मोटिवेशन।
इसका अर्थ उस प्रक्रिया से है जो अधीनस्थों को निर्धारित संगठनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक वांछित रूप से कार्य करने के लिए तैयार करता है, उनको मोटिवेट करता है। अभिप्रेरणा की विशेषता क्या है? अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक घटना है, यानी कि यह व्यक्ति के अंदर से आती है, उस पर हम थोप नहीं सकते कि आप मोटिवेट हो। ये उसके अंदर से आएगी कि हमें ये मोटिवेट होना है और मोटिवेट होकर ये काम करना है। तो ये क्या है? एक मनोवैज्ञानिक घटना है। फिर आता है अभिप्रेरणा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार पैदा करती है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करती है? उसको मोटिवेट करती है। अब अभिप्रेरक जो है सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी। सकारात्मक मोटिवेशन क्या होता है? जैसे कि हम उसकी सैलरी को बढ़ा दें, उसका प्रमोशन कर दें, है ना। ये हमारे सकारात्मक प्रभाव जो इंसेंटिव हो गए। फिर आता है नकारात्मक, क्या हो सकते हैं कि हम उसकी सैलरी को कम कर दें या रोक दें, उसको धमकी दें या उसको सजा दें। तो ये क्या है? नकारात्मक अभिप्रेरक होते हैं। फिर आता है अभिप्रेरणा एक जटिल प्रक्रिया है, यानी कि सभी को मोटिवेट करना मोटिवेट करना कोई आसान काम नहीं है। तो अभिप्रेरणा क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि सभी के अपने अपने माइंडसेट होते हैं, अपना अपना व्यवहार होता है, इसलिए। फिर आता है अभिप्रेरणा की प्रक्रिया क्या है? तो पहली है हमारी असंतुष्ट आवश्यकताएं, यानी कि जब हमारी आवश्यकताएं असंतुष्ट होती है तो उससे क्या होता है? हमारे में तनाव उत्पन्न होता है। तनाव उत्पन्न होता है तो उससे आवेग उत्पन्न होगा। जैसे कि मान लो कि राम है, राम को क्या लगी है? भूख लगी है। तो भूख लगना क्या है? उसकी असंतुष्ट आवश्यकता। भूख लगने से उसमें तनाव उत्पन्न हुआ। तनाव उत्पन्न होने के कारण उसमें आवेग आया। फिर उसने क्या किया कि इधर उधर खाना, होटल ढूंढना चालू किया, तो उसमें आवेग आया। आवेग आने के बाद जब उसको थोड़ी दूर चलने के बाद होटल दिखा तो उसमें क्या है? व्यवहार संतुष्टि है, आज होटल तो मिल गया। फिर क्या है? आवश्यकता की संतुष्टि। आवश्यकता की संतुष्टि कैसे हुई? आवश्यकता की संतुष्टि उसमें कैसे हुई? जैसे कि उसको खाना, होटल मिल गया तो उसने वहां पे जाके खाना खाया, तो उसकी आवश्यकता की संतुष्टि यानी कि भूख उसकी समाप्त हो गई। फिर उसकी जो तनाव में कमी कैसे हुई? अब पहले तो वो भूखा था, अब उसने खाना खा लिया, तो उसमें क्या होगी? तनाव में कमी आ गई। तो ये थी हमारी अभिप्रेरणा की प्रक्रिया। फिर आता है अभिप्रेरणा का महत्व। निष्पादन में सुधार करता है, कर्मचारियों की नकारात्मक दृष्टिकोण को बदलने में सहायक होता है। थर्ड पॉइंट है कर्मचारियों के आवागमन में कमी करता है और संगठन में अनुपस्थिति दर घटाने में सहायक होता है और परिवर्तन के विरोध में कमी करता है। फिर हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है मास्लो की आवश्यकता क्रम अभिप्रेरणा का सिद्धांत, जिसमें हमारी सबसे बेसिक नीड, पहली नीड होती है आधारभूत शारीरिक आवश्यकताएं, यानी बेसिक नीड भूख, प्यास, नींद और काम। ये हमारे क्या है? शारीरिक आवश्यकताएं, बेसिक नीड्स। अगर ये हमारी फुलफिल हो जाती है तो हमारी दूसरी आवश्यकता क्या हो जाती है? सुरक्षा आवश्यकता। सुरक्षा आवश्यकता में जैसे व्यक्ति को अपने और अपने परिवार की सुरक्षा चाहिए होती है, जैसे कि पेंशन मिल जाए या हमारी जो वेतन है वो स्थायी हो जाए और पद प्रतिष्ठा हो जाए, तो ये सुरक्षा आवश्यकता है। फिर आती है संबंध आवश्यकता, रिलेशनशिप, यानी संस्था से संबंध जुड़ा रहे और ये रिलेशन आवश्यकता है। उसके बाद जब हमारी ये आवश्यकताएं हो जाती है पूरी, तो हमारी आती है प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यानी कि हमारा जो कंपनी में मान सम्मान होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ये। फिर ये पूरी हो जाती है तो आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता हमारे में जागती है। ये हमारी जो कर्म अभिप्रेरणा का सिद्धांत है उसकी सबसे उच्च स्तरीय आवश्यकता है, वो है आत्मसंतुष्टि आवश्यकता। और निम्न जो है, यानी जो प्रथमत आवश्यकता होती है वो हमारी शारीरिक आवश्यकता यानी कि आधारभूत आवश्यकता, बेसिक नीड्स होती है। आत्मसंतुष्टि आवश्यकता में क्या होता है कि जो उस व्यक्ति में जो विद्यमान योग्यता है उससे क्या करता है कि वो कुछ बन सकता है, कुछ कर सकता है, तो ये आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता उसमें आती है, जैसे विकास कर सकता है, ऐसे। फिर आता है प्रोत्साहन, इंसेंटिव्स। हमारे दो प्रकार के इंसेंटिव होते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव वित्तीय प्रोत्साहन और गैर वित्तीय प्रोत्साहन यानी कि नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। यानी कि हम लोगों को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? पैसे से या बिना पैसे से, दोनों से हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। पैसे से कैसे करेंगे? वेतन या भत्ता बढ़ा देंगे, उसकी सैलरी और भत्ता। उत्पादकता संबंधित पारिश्रमिक देते हैं, बोनस दिलामास देने से, लाभ में भागीदारी देते हैं, साझेदारी स्टॉक विकल्प देने से, सेवानिवृत्ति का लाभ और अनुलाभ। यानी अनुलाभ मतलब उसके बच्चों की शिक्षा या कोई इंश्योरेंस प्लान उसको दे दिया, तो ये अनुलाभ में आ जाते हैं। फिर आता है गैर वित्तीय प्रोत्साहन, यानी कि बिना पैसे से भी कोई व्यक्ति प्रोत्साहित हो सकता है, तो उसमें कौन कौन सी है? ये पद प्रतिष्ठा, यानी कि उसका प्रमोशन कर दिया, संगठनात्मक वातावरण, जीवन वृत्ति विकास के सुअवसर और पद संवर्धन, कर्मचारी को पहचान दे दी, उसको उसके पोस्टर लगवा दी, या इसने ऐसा काम किया है तो ऐसे।
पद सुरक्षा, स्थायित्व, कर्मचारियों की भागीदारी और कर्मचारियों का सशक्तिकरण करने से गैर वित्तीय प्रोत्साहन है, ये वाले। फिर हमारा नेक्स्ट आता है लीडरशिप, नेतृत्व। तो नेतृत्व व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करने की वह प्रक्रिया है जो न स्वतः ही संगठनिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रतिस्पर्धित करती है। यानी कि इसमें क्या है, हम उनको कोई मोटिवेट नहीं करते, हम उन्हें कोई फोर्स लगा के ऐसे नहीं करते कि आप ऐसे काम करो। ये क्या है, उनकी स्वतः ही संगठनिक लक्ष्यों की, उनके अंदर से ही आता है कि हमें ये लक्ष्य को प्राप्ति करनी है। तो ये हमारा क्या है, नेतृत्व यानी लीडरशिप इस प्रकार से किया जाता है। नेतृत्व की विशेषताएं क्या है, प्रभावीकरण प्रक्रिया है, व्यवहार परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया है, नेता व अनुयायी में आपसी संबंध पैदा करती है। फिर सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति इसमें होती है और सतत ये चलने वाली प्रक्रिया है। नेतृत्व का महत्व क्या है, लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने में सहायक होता है, अनुयायियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होता है, वांछित परिवर्तनों को लागू करने में सहायक होता है और झगड़ों को प्रभावी ढंग से हल करने में भी सहायक होता है। यानी कि कर्मचारी या किसी के बीच में झगड़ा हो गया है तो वो क्या करता है, नेतृत्व झगड़ों को कंट्रोल करता है। फिर आता है अधीनस्थों के प्रशिक्षण एवं विकास में भी सहायक होता है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है नेतृत्व की शैली, इंपॉर्टेंट है। कौन सी, प्राधिकार का प्रयोग करके। ये मैंने जब हमारे जो 2025 में है बिजनेस स्टडीज़ के 2 बार पेपर हुए थे, आपको पता ही होगा। तो पहले जो मैंने पेपर दिया था उसमें यहाँ पे एमसीक्यू आया था और मुझे ये याद था लेकिन मैं वहाँ पे रिकॉल नहीं कर पाई। तो आपको यहाँ से रिकॉल करके जाना है कि किसका प्रयोग करके ये नेतृत्व शैली बनाई जाती है, प्राधिकार का प्रयोग। नेतृत्व शैलियों के वर्गीकरण का सर्वाधिक लोकप्रिय आधार है। प्राधिकार के प्रयोग पर आधारित नेतृत्व के 3 मूल शैलियाँ होती है। कौन कौन सी, एक तंत्रीय, लोकतंत्रीय और अबंधता। एक तंत्र में क्या होता है कि ये जो बॉस होता है वो सिर्फ आदेश देने में विश्वास रखता है, इनसे कोई सजेशन या कोई फीडबैक नहीं लेता है। ये क्या करता है, अपने अपने विरोध को भी ये क्या करता है, पसंद नहीं करता और ये सिर्फ ऑर्डर्स देता है अपने कर्मचारियों को। लोकतंत्र में क्या होता है, ये क्या करता है, ऑर्डर्स भी देता है और उनसे वापस फीडबैक लेने में विश्वास रखता है, यानी कि उनके क्या सजेशन हैं, उनकी क्या धारणाएं हैं। तो ये क्या करता है, ऑर्डर्स भी देता है और कर्मचारियों से फीडबैक और सजेशन भी लेता है। अबंधता में क्या हो जाता है, ये पूरा ही स्वतंत्र है कि आप जैसा चाहो वैसे काम करो, ये कर्मचारियों पर ही छोड़ देता है। कर्मचारी अपने आपस में बातचीत करके उस काम को करते हैं। फिर आता है संप्रेषण, कम्युनिकेशन। नेतृत्व का फोर्थ तत्व है हमारा संप्रेषण, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन संप्रेषण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच पारस्परिक समझ बनाने के लिए सूचनाओं के आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है। संप्रेषण के तत्व कौन कौन से हैं, प्रेषक, सेंडर संदेश भेजने वाला, जो सेंडर है वो संदेश भेजने वाला संदेश भेजेगा जिसके माध्यम से, जैसे कि हमने सूचना है, हमने डाल दी, कूट मैसेज, सूचना, संदेश, क्या देना है, हमारे भाव है, विचार है, तो वो हम इसके अंदर लिखते हैं। फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो एनकोडिंग, एनकोडिंग क्या होता है, संप्रेषण को संकेतों में बदलना, यानी कि जो हमने लिखा है उसको संकेत में या कोई स्टिकर में या कोई चित्र में या कोई पैराग्राफ में या कोई जो हमारी फोटो है उसके अंदर हम बदलते हैं। तो एनकोडिंग क्या है, संप्रेषण के संकेत, संप्रेषण को संकेतों में परिवर्तित करना क्या है, एनकोडिंग है। फिर हम किसी के माध्यम से, जैसे कि मान लो फोन के माध्यम से हम भेज रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, मीडिया, यानी कि किसके माध्यम से हम भेज रहे हैं वो हमारी मीडिया। फिर उसके बाद डिकोडिंग, यानी कि जो हमने संदेश संप्रेषण भेजा है उसको, जो संप्रेषण भेजा है उसको समझना, यानी कि संप्रेषण को समझना। फिर ये रिसीवर को प्राप्त संदेश प्राप्त करता है, उसको समझता है और उसको अगर जिस रूप में उसने भेजा था उस रूप में उसने समझ लिया है तो वो क्या करता है, उसको फीडबैक देता है कि आपने जिस मैसेज को भेजा था मैंने उसी रूप में उसको समझ लिया है, और ये इसका फीडबैक दे देता है। फिर अगर उसमें कोई कमी आ जाती है, जैसे कि इंटरनेट का इशू आ जाता है या कोई संदेश प्राप्त करता है कोई समझ नहीं पाता या कोई भेजने वाले में गलती हो जाती है, तो ये क्या कहलाता है, ध्वनि या कोलाहल। संप्रेषण का महत्व क्या है, तो समन्वय के आधार के रूप में कार्य करती है, उद्यम के निर्विघ्न चलने में सहायता करती है, निर्णय लेने की क्षमता के आधार के रूप में कार्य करती है और प्रबंधन की कुशलता को बढ़ाता है, सहयोग तथा औद्योगिक शांति को बढ़ाती है, प्रभावी नेतृत्व को स्थापित करती है और मनोवृत्ति बढ़ती है तथा अभिप्रेरित करती है। तो ये संप्रेषण के महत्व के पॉइंट्स हो गए।
फिर आता है हमारा, इसमें दो प्रकार के संप्रेक्षण आते हैं, एक तो हमारा औपचारिक, एक अनौपचारिक। तो औपचारिक में क्या होता है? औपचारिक संप्रेक्षण संस्था की संरचना में अधिकारिक माध्यमों द्वारा प्रवाहित होता है। ये हमारा लंबवत संप्रेक्षण, जिसमें क्या होता है, एक जो हमारा उच्च स्तरीय प्रबंधक है वो निम्न स्तरीय तक अपने जो सूचनाएं है वो प्रवाहित करता है। कोई भी रिपोर्ट है या उसको कुछ समझाना है तो वो क्या करता है? अधोमुखी संप्रेक्षण होता है। और इसमें ऊपर की तरफ भी संप्रेक्षण होता है, जैसे किसी कर्मचारी को कोई छुट्टी लेनी है या कोई रिपोर्ट तैयार की है उसको जवाब देना है, तो ये क्या है? ऊर्ध्वमुखी यानी कि ऊपर की तरफ प्रवाहित होता है। फिर आता है समतल संप्रेक्षण में हमारे 5 प्रकार के संप्रेक्षण हैं। एकल श्रृंखला, एकल श्रृंखला क्या है? अपने श्रेष्ठ और अधीनस्थ के बीच क्या करता है? संबंध स्थापित करके संप्रेक्षण करता है। ये इसको बताएगा, फिर ये इसको बताएगा, फिर ये इसको बताएगा। तो ये क्या है? एकल संप्रेक्षण यानी अधिकारी से लेकर अधीनस्थ तक। फिर आता है चक्र, इसमें क्या होता है? एक व्यक्ति के द्वारा ये संप्रेक्षण स्थापित होता है और उस व्यक्ति के हिसाब से ही वो क्या करते हैं? संप्रेक्षण करते हैं। उनको आपस में भी बातचीत करने की अनुमति नहीं होती, सिर्फ ये एक व्यक्ति से संप्रेक्षण स्थापित कर सकते हैं। गोले में क्या होता है? इसमें एक व्यक्ति दो व्यक्तियों से संप्रेक्षण कर सकता है। ये एक व्यक्ति दो व्यक्तियों से संप्रेक्षण कर सकता है, उनको आपस में बातचीत करने की अनुमति नहीं होती। इसमें जो संप्रेक्षण का प्रवाह होता है वो धीमा होता है। फिर आता है स्वतंत्र प्रवाह, यानी इसमें व्यक्ति स्वतंत्र रूप से किसी से भी बात कर सकता है। इसमें संप्रेक्षण का प्रवाह तेज होता है। फिर आता है विलोम वी, यानी कि इसमें जो अधिकारी है वो अपने अधिकारी से बातचीत कर सकता है और उसके अधिकारी से भी बातचीत कर सकता है। यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे ये मान लो कि मॉनिटर है और ये क्या हमारी टीचर है, तो एक बच्चा एक मॉनिटर से भी बात कर सकता है और सीधा टीचर से भी बात कर सकता है। तो ये क्या है? विलोम वी संप्रेक्षण। नेक्स्ट आता है अनौपचारिक संप्रेक्षण, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अनौपचारिक संप्रेक्षण को अंगूरी लेता संदेश वाहन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सूचना के आदान प्रदान का कोई निश्चित रास्ता नहीं होता। एकल श्रृंखला, एकल श्रृंखला में क्या होगा? एक जो व्यक्ति है वो अपने विश्वास पात्र को कोई बात बताता है, फिर ये वाला व्यक्ति है जो अपने कोई विश्वास पात्र को बात बताता है। यहाँ पे क्रॉस से क्या मतलब है कि ये जो श्रृंखला है वो कहीं तक भी जा सकती है, रुकती नहीं है श्रृंखला। तो ये क्या करता है? अपने विश्वास पात्र को बात बताता है, फिर ये अपने विश्वास पात्र को बात बताता है, फिर ये अपने विश्वास पात्रों को बात बताता है। ये एकल श्रृंखला। फिर आता है गपशप अफवाहें, यानी कि गॉसिप्स। गॉसिप्स में क्या होता है? ये एक व्यक्ति अनेक व्यक्तियों के साथ संप्रेक्षण करके इनको संप्रेक्षित करता है, बातचीत करके अफवाहें फैलाता है। इससे क्या फैलती है? अफवाहें फैलती गॉसिप से। फिर आता है संभाव्यता प्रायिकता, इसमें कोई जानबूझकर संप्रेक्षण नहीं किया जाता, मतलब कोई भी व्यक्ति आ जाता है तो उसको ये बात संप्रेक्षण हो जाता है। जैसे ए के पास एफ बी डी थे, लेकिन जानबूझकर नहीं किया गया, अचानक ही हो गया, तो डी ने ए ने क्या किया? एफ और डी को बात बता दी, एफ ने के और जी को बता दी, डी ने एच को बता दी। ये ऐसे संभावित है, यानी कि इसमें जानबूझकर संप्रेक्षण नहीं किया जाता, अपने आप यहाँ पे क्रिएट होता है। फिर आता है समूह या भीड़ भाड़, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये समूह और भीड़ भाड़ में क्या होता है कि ए जो है वो अपने किसी करीबी दोस्त को बताता है, बी और सी डी को, फिर उनको कहता है कि ये बात है ना किसी को मत बताना। बी और सी तो किसी को नहीं बताते, लेकिन जो डी होता है वो ई एफ जी को बता देता है। फिर ये डी जो कहता है कि तुम तीनों किसी को मत बताना, लेकिन जो जी है वो एच और आई को बता देता है। तो ऐसे क्या होता है? समूह और भीड़ भाड़ से क्या होता है? जो संप्रेक्षण है वो फैलता है, कम्युनिकेशन क्रिएट होता है। फिर आता है संप्रेक्षण, प्रभावी संप्रेक्षण में बाधाएं। कौन कौन सी? संकेती बाधाएं, संदेश की अनुपयुक्त अभिव्यक्ति, कोई संदेश अच्छे से नहीं अभिव्यक्त किया गया, विभिन्न अर्थों से इस संकेतक उसका गलत मतलब निकाल लिया गया हो, त्रुटिपूर्ण रूपांतरण या अनुवाद, उसका अनुवाद ही गलत किया हो, अस्पष्ट संकल्पनाएं, तकनीकी विशेष शब्दावली, टेक्निकल शब्दों का प्रयोग किया गया उसमें, शारीरिक भाषा तथा हाव भाव की अभिव्यक्ति की डिकोडिंग, यानी कि हम बोल तो कुछ रहे हैं और लेकिन हमारे हैंड जेस्टर हैं, यानी कि हम हाथ से कुछ और बता रहे हैं। ऐसे मनोवैज्ञानिक बातें, असामयिक मूल्यांकन, सावधानी का अभाव, ध्यान न होना, यानी कि हमारा ध्यान कहीं और था और हमने जो सूचना है वो सुनी नहीं। संप्रेक्षण के प्रसारण में लोप, यानी कि जब एक व्यक्ति से कोई दूसरे व्यक्ति तक बात जाती है, ऐसे आगे चलती जाती है, तो उसमें क्या होता है? लोप हो जाता है, कुछ बातें रह जाती है। फिर अविश्वास,
सांगठनिक बाधाएं क्या है? संगठनिक नीति, नियम तथा अधिनियम, पदवी या पद, संगठन की संरचना, संगठनिक सुविधाएं, ये संगठनिक बाधाएं। फिर हमारी व्यक्तिगत बाधाओं में क्या आ जाता है? सत्ता के सामने चुनौती का भय आ जाता है, अधिकारी का अपने अधीनस्थों में विश्वास का भाव होता है, संप्रेषण में अनिच्छा होती है यानी कि वो कम्युनिकेशन करना ही नहीं चाहते, और उपयुक्त प्रोत्साहनों का अभाव यानी कि मोटिवेशन की कमी होती है। अब इन प्रभावी संप्रेषण को कैसे सुधार सकते हैं? आपके यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हम कैसे सुधारें। तो संप्रेषण करने से पहले अपने विचार कर ले कि आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये सब। फिर आता है संदेश प्राप्तकर्ता की आवश्यकता अनुसार संप्रेषण करें, यानी कि जो प्राप्त करने वाला आपके सामने जो बैठे हैं उनके अनुसार हमें बातचीत करनी है। फिर संप्रेषण के पहले अन्य लोगों से भी परामर्श कर ले, यानी कि कुछ लोगों से हमें सलाह ले लेनी चाहिए कि हमें कैसे बात करनी है, क्या बोलना है, ये सब। संदेश में प्रयुक्त भाषा शैली तथा उसकी विषय वस्तु के लिए जागरूक ले, यानी कि जो सामने वाले ऑडियंस है जिस भाषा को समझ सकती है, जिसमें बातचीत कर सकती है, उसमें हमें संप्रेषण करना चाहिए ताकि उनको समझने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। या हम टेक्निकल वर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उन्हें समझने के लिए डिफ़िकल्ट होते हैं। फिर ऐसा संप्रेषण करें जो सुनने वालों के लिए सहायक हो तथा मूल्यवान हो, है ना, उनके उनके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करे। उपयुक्त प्रतिपुष्टि निश्चित करें, यानी कि हम ऐसे नहीं कि हम ही बोल रहे हैं, सिर्फ उनसे वापस फीडबैक भी लेना है कि आपको कैसे लग रहा है, क्या बातचीत आपको समझ आ रही है, ऐसे फीडबैक भी लेना है। फिर वर्तमान तथा भविष्य दोनों के लिए संप्रेषण करें, संप्रेषण का अनुसरण करना चाहिए और एक अच्छा श्रोता बनिए, यानी कि एक अच्छा लिसनर भी हमें बनना चाहिए। तो ये था हमारा निर्देशन का वन शॉट रिवीजन। इसको मैं एक पेज में तो कवर नहीं कर पाई क्योंकि ये थोड़ा बड़ा चैप्टर था, और जो बाकी सारे नोट्स थे वो मैंने 1 पेज में कवर किए हैं। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर था, इसमें 2 पेज लग गए। तो आपको ये रिवीजन अच्छा लगा होगा और आपको समझ आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आने वाले वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे। और ये जो पीडीएफ की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और इससे पहले वाले जो लेक्चर वन शॉट मैंने करवा दिए हैं उसकी वन शॉट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। धन्यवाद।